Yes, good morning, friends. Today our new topic is quantum numbers, and that is a very important topic. Quantum numbers. That quantum numbers are related to the properties of electron. Okay, quantum numbers are a set of values that describe the state of an electron, including its distance from the nucleus, orientation, energy, angular momentum, spin, clockwise और anti-clockwise प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? क्वांटम नंबर्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। ये मैं 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स लिखे हुए हैं। ये चारों टाइप्स के क्वांटम नंबर जो हैं ये इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज दीज क्वांटम नंबर्स आर ओनली टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्वांटम नंबर्स आर अ सेट ऑफ वैल्यू दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। एक तो ये ओरिएंटेशन, दूसरा, तीसरा एंगुलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, देन एंगुलर मोमेंटम और स्पिन। इस इलेक्ट्रॉन जो अपनी स्पिन भी घूमता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को ये क्वांटम नंबर्स के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स जो है क्वांटम नंबर्स के वो 4 टाइप्स के होते हैं क्वांटम नंबर। फर्स्ट लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये दैट इज द फर्स्ट। सेकंड लिखा हुआ है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे एन से। फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम, स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान रखना इसके अंदर प्रिंसिपल के अंदर PAL आएगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल के अंदर PAL आएगा। अब देखिए फर्स्ट जो है इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की किन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर इट डिटरमाइन द मेन एनर्जी लेवल और शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कि न्यूक्लियस के आगे, ये जो न्यूक्लियस है इसके आगे जो शेल बनी होती है, इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, उसकी जानकारी हमको कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ एन इज बिटवीन 1 to इन्फिनिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो एन इक्वल टू 1 में होगा या फिर किसी भी शेल के अंदर हो सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो इन्फिनिटी तक कह सकते हैं उसको। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका क्या है? ये वाला है। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एन की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो उसको हम के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल से उसको हम क्या करेंगे? शो करेंगे। के एल एम एन ओ आगे आगे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से इन शेल्स को हम डिनोट करेंगे। थर्ड लाइन लिखी हुई है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ठीक है, किसी भी शेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल प्रेजेंट है n इक्वल टू 1 2 3 4 जो शेल है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं इन शेल्स में, इन एनर्जी लेवल्स में? शेल एनर्जी लेवल दोनों बात सेम है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2n स्क्वायर रूल से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मान लो कि मेरे को सेकंड के अंदर निकालनी है कि सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2n स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे अपन। ठीक है, तो सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो सेकंड जो शेल है एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। ऐसे हम किसी भी शेल की हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इट ऑल्सो गिव द साइज ऑफ एटम, एटम की साइज का पता पड़ता है। यानी कि अगर न्यूक्लियस के अंदर फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लो यहाँ प्रेजेंट है फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस की एटम की जो साइज है, रेडियस है, वो इतनी हो गई। थर्ड के अंदर या सेकंड के अंदर तो उसकी रेडियस इतनी हो गई। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? उसकी साइज पता लगा सकते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। क्या लिखा हुआ है? इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, एन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल की जो वैल्यू वो 0 से n-1 के बीच होती है। इट डिटरमाइन दी सब शेल इन दी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो शेल की बात हमने ऊपर की थी अभी, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर होगा, के में, एल में, एम में, एन इक्वल टू 1 2 किस में प्रेजेंट होगा? शेल के अंदर। अब देखो शेल के अंदर भी होती है सब शेल्स, जो भी शेल होती है ना, इनके अंदर होती है सब सब शेल को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो जैसे ये आपके पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की फर्स्ट जो शेल बनी हुई है ये क्या है? n इक्वल टू 1। ठीक है, ये है आपके सेकंड शेल 2, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये आपके फोर्थ शेल है के एल एम एन। जो एन, ध्यान से समझना इसको आप, जो के इक्वल टू 1 है ना, मतलब कि n इक्वल टू 1, ये n की वैल्यू है सारी 1 2 3 4 न्यूक्लियस के चारों तरफ। फर्स्ट जो शेल होती है इसके अंदर एक ही सब शेल होती है, उसको बोलते हैं एस सब शेल,
है ना। सब शेल्स को हम बोलते हैं SPDF, और ये जो सब शेल्स हैं इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। n=1 के अंदर एक ही सब शेल प्रेजेंट है और वो होती है यही वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये होती है S सब शेल। n=2 के अंदर दो सब शेल प्रेजेंट होती हैं, एक तो आपको दिखाई दे रही है ये वाली S वाली, जस्ट इसी के पास होती है दूसरी, उसको हम कहते हैं P सब शेल। क्या बोलते हैं उसको? P सब शेल बोलते हैं उसको, SP। ठीक है, तो सेकंड के अंदर दो सब शेल हो गई, सेकंड के अंदर एक हो गई S, एक हो गई P, है ना। थर्ड के अंदर तीन सब शेल होती है, एक होती है S, फिर होती है P जो इसकी जस्ट पास में होती है, फिर एक होती है D सब शेल जो इसकी यहाँ प्रेजेंट होती है, जस्ट पास में होती है इसके। फोर्थ के अंदर होती है चार सब शेल, एक तो आपको S दिखाई दे रही है, फिर होती है एक P वो ये वाली, फिर एक होती है D ये वाली, और फिर होती है एक F ये वाली। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अगर हम फिफ्थ शेल की बात करेंगे तो उसके अंदर S, P, D, F, G चार सब शेल, पाँच सब शेल आ जाएंगी, है ना। लेकिन अभी तक अर्थ में 118 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं वो यहाँ तक F तक आ जाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, इसलिए G और H की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे हो सकता है उनकी हमें आगे ज़रूरत पड़े। तो हर शेल को इस तरीके से सब शेल्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच सब शेल। ओके, देखिए इसको हम आगे समझते हैं। अब ये लिखा हुआ है L की जो वैल्यू है ना वो होती है कितनी? L=n-1, ये होती है L की वैल्यू n-1। ये मैंने फॉर्मूले में यहाँ लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ इसके अंदर, आपको मैं देखो समझाता हूँ। द वैल्यू ऑफ L इज फाइंड आउट बाय n-1। इस टेबल को आप ध्यान से देखना, इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, n की वैल्यू लिखी हुई है, n की वैल्यू 1, वही जो न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल बनी हुई थी 1 2 3 4, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 है तो n-1 से इसकी L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई। अगर 0 आती है L की वैल्यू तो उसके लिए सब शेल होता है S, ये ध्यान रखना आप। अगर L की वैल्यू 0 आती है, आप एक काम करो, इस टेबल से पहले मैं इस टेबल को आपको बात समझाऊँ उससे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर एक और न्यू टेबल बनाओ। इस लाइन के बाद में, जस्ट अ मिनट, इस लाइन के बाद में आपको ये जो टेबल बनी हुई है इस टेबल से पहले आपको एक दूसरी टेबल और बनानी है छोटी सी, वो आप बनाना, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो आपको समझा रहा हूँ समझाने के लिए। अभी जो ये टेबल बनी हुई है इसको मत देखना आप, ठीक है। अब जो बना रहा हूँ उसको देखना आप, N और L, ठीक है। N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसके लिए होगा सब शेल S। सबसे पहले ये लिखना फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे N की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू क्या हो गई? 1, n-1 से 1 हो गई। इसके लिए सब शेल कौन सा होता है? P। N 1 आती है तो उसकी वैल्यू सब शेल क्या होता है? P होगा। अगर L की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू क्या है अगर 3, अगर L की वैल्यू N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू हो जाएगी 2, और L की वैल्यू 2 होगी तो उसके लिए सब शेल कौन सा हो जाएगा? D। ये फिक्स है कि S 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। ऐसे ही अगर N की वैल्यू 4 है, मैं इस ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ, ठीक है। वेयर इज इरेजर? ओ माय गॉड, ये तो बहुत धीरे धीरे बिगड़ रहा है, इतना धीरे बिगड़ता है क्या ये? देखो अब इस टेबल में क्या हो रहा है कि n की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू क्या हो गई? L की वैल्यू 0 भी हो गई और 1 भी हो गई। n की वैल्यू 3 है तो n की 3 वैल्यू हो गई L के लिए, 0, 1 और 2, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसके अंदर आपके क्या आ गया कि S सब शेल, 0 के लिए S, P के लिए 1, जहाँ भी 1 आएगा वो P के लिए 1 होगा, देखो 1 आया तो P के लिए 1, 0 आ गया तो S हो गया, अब 2 आ गया तो क्या हो गया? D हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ फिक्स है कि S शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, P सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, D शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो अपन 2n² रूल से निकालते हैं अपन, ठीक है। तो S में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ भी यहाँ D लिखा होगा उसके आगे 10 इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे, ठीक है। अब आपने 10th क्लास में एक बात पढ़ी होगी कि n=1 होता है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये देखो n=1 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। n=2 के अंदर 8 आते हैं तो S के 2 हो गए, ये S के 2 और P के 6 हो गए, तो टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मैंने गलती से 6 लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पर कहाँ पर इस 6 को काट के आपको यहाँ लिखना है 8, ठीक है। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन लिख देना आप। उसके बाद में n=3 के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 18 कैसे हुए? S, P और D, S के 2 इलेक्ट्रॉन, P के 6 इलेक्ट्रॉन और D के 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर n=4 के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं 2n² रूल से। वो कैसे आए कि अगर n की वैल्यू अगर 4 है तो L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। 3 का मतलब 0 से स्टार्ट करें अपन, 1 0 1 2 और 3 तक हो जाएगी, 3 तक अप टू 3,
ठीक है। तो 0 के लिए S, P, D और F, इन सबके इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर लो, 2 6 2 6 10 और 8 14, तो ये 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से हम with the help of azimuthal quantum number we can find out the electron is present in which subshell and how many electrons are present in each subshell or each shell. Clear? Next is magnetic quantum number. What is magnetic quantum number? Magnetic quantum number is denoted by small m. Clear? Magnetic quantum number is number given the magnetic momentum value of an electron in which it's present. जिस भी शेल में वो प्रेजेंट है उसकी मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कितना मैग्नेटिज्म वो शो करेगा इलेक्ट्रॉन on its axis when electron moves around the nucleus its magnetic field is created. मतलब क्या हुआ इसका कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ मूव करते समय और अपनी एक्सिस पर मूव करते समय वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसी से उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू बनती है, ठीक है। आगे लिखे हुए कि दी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय m इक्वल टू 2l+1। नाउ दैट वन इज अ फॉर्मूला। जैसे L इक्वल टू था n-1, वैसे ही m मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू 2l+1। इसको आप अलग से लिखना, m इक्वल टू 2l+1, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू की, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मतलब प्लस, जीरो और माइनस तीनों हो सकती है मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू की। m की वैल्यू कैसे हो सकती है, ठीक है, वो अपन देखते हैं। देखो अपन ध्यान से समझना इसको, आप जल्दी से समझ में आपको ये नहीं आएगा, इसलिए बहुत अच्छी तरह समझना इसको, तो जल्दी से समझ में आएगा। बिल्कुल भी आपने ध्यान इधर उधर रखा तो समझ में नहीं आएगा आपको। देखो अगर L की वैल्यू क्या है, 0 है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका 2l+1, तो हमें L की वैल्यू चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ देखो, इफ़ L इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, 2l+1 से 1 आ गया। तो 1 का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक ऑर्बिट बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, इसके अंदर एक ही ऑर्बिट बनेगा, सिंगल एक ऑर्बिट बनेगा। ये जो बॉक्स बना रखा है इसको मैं ऑर्बिट नाम दूंगा, ठीक है, एक ही ऑर्बिट बनेगा इसके अंदर, या ऑर्बिटल नाम दूंगा मैं इसको। तो ये एक ही ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉक्स, m इक्वल टू 1 का मतलब 1 बॉक्स, ठीक है। अगर 1 बॉक्स आता है तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 0, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और 0 के लिए क्या होता है, सबशेल कौन सी आती है, s। 0 के लिए सबशेल कौन सी आती है, s आती है। अब देखो आप, अगर इफ L की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, L की वैल्यू 1 है तो 2l+1 से m की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकलेगी। और m की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 3 बॉक्स बनेंगे, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये 3 बॉक्स बन रहे हैं इसके अंदर, ये वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अगर L की वैल्यू 1 होती है, अगर L की वैल्यू 1 होती है तो उसके लिए कौन सा सबशेल होता है, आपको पता है अच्छी तरह, P सबशेल होता है। L की वैल्यू 1 होती है तो, ठीक है, L की वैल्यू 1 होगी, P सबशेल होगा। अब ये बात ध्यान रखना कि जब अगर L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए m की वैल्यू 3 नहीं है, यही बात आपको समझनी है यहाँ पर बस, कि L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए m की वैल्यू 3 नहीं है। ऊपर वाले में यही आ रहा है कि L की वैल्यू 0 है तो उसके लिए m की वैल्यू 1 नहीं है, इसके लिए m की वैल्यू है 0 जो कि बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। L की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू 3 नहीं होगी। ये m इक्वल टू 3 जो लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कि इसमें 3 बॉक्स बनेंगे, और 3 बॉक्स जो बनेंगे उसमें m की वैल्यू -1, 0 और +1 होगी। तो p सबशेल जो होता है ना वो 3 टाइप्स का होता है, px, py, pz। इसमें से px की वैल्यू होती है -1, जो यहाँ पे लिखी हुई है px की वैल्यू -1, pz की वैल्यू होती है 0 और py की वैल्यू होती है +1। इस प्रकार से L की वैल्यू 1 के लिए m की वैल्यू 3 जो ये आई है, उसका मतलब ये है कि 3 बॉक्स बनेंगे और ये 3 बॉक्स के अंदर इनकी वैल्यू -1, 0 और +1 होगी, ये फिक्स है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, px, pz और py। px के बाद में py नहीं आएगा, pz और py आएगा, ठीक है। अब अगर L की वैल्यू 2 मान लो, L की वैल्यू कितनी है, 2 है L की वैल्यू, तो 2l+1 से m इक्वल टू 5 निकलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, m इक्वल टू 5 का मतलब 5 बॉक्स बनेंगे, 5 ऑर्बिटल्स आर देयर, ये 5 ऑर्बिटल बनेंगे जिनके अंदर वैल्यूज़ क्या होगी, -2, -1, 0, +1 और +2 वैल्यू होगी। अब L की वैल्यू जब 2 होती है ना, यहाँ पे आपने 2 लिखा हुआ, तो L की वैल्यू जब 2 होती है तो L की वैल्यू जब 2 बनती है तो उसके लिए कौन सा ऑर्बिटल आता है, D आता है, ये अपन ऊपर पढ़ के आए, ठीक है। तो D बन गया। अब D का मतलब D में 5 बॉक्स बनेंगे, 5 ऑर्बिटल आएंगे, इन सब के नाम लिखे हुए हैं, DXY, DYZ, DZ²। ये ध्यान रखना बीच में DZ² आएगा जिसकी Z की वैल्यू, जिसकी M की वैल्यू 0 होगी। फिर DZX के लिए +1, DX² -y²। इस वाले के अंदर माइनस नहीं है, ये जो है ना, ये
ये है आपके डैश डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि डी जेड स्क्वायर की एम वैल्यू क्या है तो आपको 0 बतानी है। कोई आपको ये पूछता है कि पी एक्स की एम वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू क्या है पी एक्स के लिए, पी ऑर्बिटल के एक्स एक्सिस पे, तो बतानी है -1। ठीक है, ऐसे ही जब एल की वैल्यू 3 होगी तो 12 + 1 से क्या आएगा 7 आएगा। तो 7 का मतलब क्या हुआ 7 बॉक्स बनेंगे, ये हमने बना दिए 7 बॉक्स। इनकी वैल्यू -3 से स्टार्ट होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसको बोलते हैं एफ ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 3 होती है तो क्या बनता है, सॉरी एल की वैल्यू 3 होती है तो क्या बनता है एफ ऑर्बिटल बनता है, जो कि यहाँ पे ये देखो यहाँ नीचे दिखा हुआ है एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो हर एक के लिए फिक्स है। तो आपको ये नहीं मानना है कि एम की वैल्यू 3 दे रखी है तो ये एम की वैल्यू हो गई। एम की वैल्यू ये है जो अंदर माइनस में और प्लस में लिखी हुई है। अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इन सब के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, एफ जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इनके लिए इसके लिए मैंने इनके नीचे नाम लिखे हुए नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये एफ के मॉलिक्यूल्स। ये होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब आता है आपके नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छी तरह वीडियो को रोक रोक के पढ़ना है इनको आप। स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है ना, उसकी ये स्पिन क्वांटम वैल्यू पता लगती है। दी स्पिन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन 2 हो सकती है तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉक, उसके बेसिस पर इनकी जो वैल्यू होगी वो या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। देखो क्या नंबर है इसका, देखो ये बता रखा है यहाँ पे। ये न्यूक्लियस है आपके, इस न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ प्रेजेंट है, मान लो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसके लिए एस की वैल्यू होगी +½ अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसके लिए होगी एस की वैल्यू -½ ये फिक्स है। ठीक है, तो एस की वैल्यू +½ होगी जब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एस की वैल्यू -½ होगी जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो एस की वैल्यू 2 हो गई, +½ और -½ इसके अलावा एस की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट आता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, कि हम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, वो किस तरह से फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट एटम्स बाय द फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है एफबो प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट क्या है एफबो प्रिंसिपल, साइंटिस्ट का नेम है ये। इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटर फर्स्टली इन द लोअर एनर्जी लेवल देन द हायर एनर्जी लेवल। जैसे अपन ने बात की थी 1s 2s 2p, ये सब क्या ऑर्बिटल्स हैं, क्या ये ऑर्बिटल्स हैं। 1s का ऑर्बिटल 2s का ऑर्बिटल। जैसे अगर s की हमने n = 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 जो शेल 2 थी उसके अंदर 2 सब शेल थे s और p, है ना, तो वो यहाँ लिखे हुए हैं s और p। 3 के अंदर 3 थे s p d सब शेल, 4 के अंदर 4 थे s p d f। इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया है। अब किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 1s में जाएगा कि 2s में जाएगा कि 4s में जाएगा कि 5s में, किस में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, फिर उसके बाद हायर वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा। दैट इज़ द एफबो प्रिंसिपल। हमें कैसे पता पड़ेगा, उसके लिए एफबो ने ये एक डायग्राम दिया है। देखो इस डायग्राम से क्या एक्सप्लेन हो रहा है, ये डायग्राम ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हमको क्या बनाना है, ये 1s 2s को ऑर्बिटल बनाना है सर्कल के अंदर। फिर हमको इसकी जो स्टार्टिंग करनी है वो यहाँ से करनी है, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करनी है। 1s सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, 1s के बाद में आपको क्या करना है, इसको ऐसे टर्न करना है। किस तरीके से टर्न करना है देखना आप, इसको मैं बताता हूँ आपको, या आपको इसको किस तरीके से टर्न करना है। हाँ, तो इसमें अब क्या होगा बेटा, देखो ये 1s से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके जो स्टार्टिंग होने का जो सीक्वेंस है वो है 1s से स्टार्ट होकर ये ऐसे इधर आएगा, यूँ होके फिर ये इधर आ जाएगा, 2s की तरफ जाएगा, एरो के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो 1s के बाद आएगा 2s के बाद में फिर इस तरीके से अंदर जाके और इधर ऊपर आएगा 2p आएगा। तो 1s फिर 2s फिर 2p, और 2p के बाद में कौन आ गया, फिर 3s आ गया। 3s के बाद में ये अंदर से होकर ऐसे जाएगा, वापस किस पे आएगा, ये 3p पे आएगा। अब देखो 3p के बाद में 4s आएगा, 3p के बाद में 3d नहीं आएगा। ध्यान से देखना आप इसको, 3p के बाद में जो एनर्जी का लेवल है वो 3p के बाद में 4s का आता है, तो ये 4s के नीचे आएगा। फिर अंदर जाके वापस इधर निकालोगे तो ये 4s के बाद आ रहा है 3d का नंबर। 3d के बाद में 4p के बाद में 5s के बाद में फिर से ये अंदर जाएगा और उसके बाद में आएगा इसका 4d का नंबर। तो एनर्जी लेवल जो है ना वो इसने इस सीक्वेंस में जमा के बताया कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी हायर है। ठीक है, सेम आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी की नोट्स में बनाना है ना।
इसका जब हमने सीक्वेंस देखा तो वो सीक्वेंस ये निकल रहा है एनर्जी का कि 1s की एनर्जी सबसे लोअर है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p। ये जो सीक्वेंस मैंने जमाया है, ये सीक्वेंस जो है ये कम्प्लीटली सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग जमाया मैंने, एफबो रूल के अकॉर्डिंग, और वो एफबो रूल ये वाला था, इसके अकॉर्डिंग मैंने जमाया है। ठीक है, इसको कहते हैं अपन एफबो रूल। सेकंड नंबर पे आता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस का रूल है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड एंटर क्लॉकवाइज इज सेम इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स देन दे एंटर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो एस, पी, डी और एफ के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, कोई भी एस का ऑर्बिटल है, कोई भी पी का ऑर्बिटल है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स अपन भरते हैं, जैसे अगर ये पी का ऑर्बिटल है ना, इस पी के ऑर्बिटल के अंदर पी का ऑर्बिटल 3 होते हैं, एम की वैल्यू 3 निकलती है पी के लिए, तो एम की वैल्यू 3 निकलती है, तो इसमें पी के ऑर्बिटल 3 होते हैं। इनमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, है ना, तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनों को हम शो करते हैं ऐसे से, ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो वो होता है, लिखने का जो मेथड है इलेक्ट्रॉनों को, कि ये मैंने बना रखा है ये क्लॉकवाइज है, और ऐसे बना रखा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे मेरे को मान लो P3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ P3, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, P3 का मतलब है P में 3 इलेक्ट्रॉन है, P5 का मतलब P में 5 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो P में 3 इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो ऑर्डर है वो एक तो मैंने भरा हुआ ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने लगाया हुआ टिक, हाँ ये सही है। ठीक है, 1 2 3 जितने भी ये सारे सेम एनर्जी के लेवल है, सेम एनर्जी, तीनों पी के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाएगा तो वो सही ऑर्डर होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये दैट इज़ अ राइट मैटर। लेकिन नीचे जो मैंने भरा हुआ है, ये जिसमें मैंने रॉन्ग लगाया हुआ है, इस मेथड के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले मैंने 2 में डाल दिए, 1 2 करके, है ना, ऐसे करके, इस तरीके से मान लो मैंने डाल दिया इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनों को मैंने ऐसे भर दिया इसके अंदर, 1 फिर 2 और फिर 3, तो ये मेथड रॉन्ग होगा। इस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे। किस मेथड को फॉलो करेंगे, देखो 1 2 3, इस मेथड को फॉलो किया जाएगा। पहले सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, 1 2 3, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो वापस इसमें जाएगा, चौथा, फिर पाँचवा और फिर छठा, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में D6 का कॉन्फ़िगरेशन है, ये है D6, डी में 6 इलेक्ट्रॉन मान लो है, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो ऑर्डर रहेगा ना, वो ऊपर वाला रॉन्ग है, पहले सारे क्लॉकवाइज भरेंगे। ठीक है, कैसे भरेंगे, देखो क्लॉकवाइज, सबसे पहले मान लो मेरे को डी का भरना है, तो ये मैंने डी का बनाया, डी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं ऑर्बिटल्स डी के अंदर। तो डी में 6 भरने मेरे को, तो 1 2 3 4 5 और 5, तो ये पूरे हुए, पहले सारे क्लॉकवाइज भरे और फिर एंटी क्लॉकवाइज, सिक्स वाले इलेक्ट्रॉन सबसे फर्स्ट अंदर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, 7 होगा तो 7th, फिर 8th, फिर 9th और फिर 10th, ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे। ठीक है, ये होता है हुंस रूल। इसके बाद में आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल। इसने क्या कहा था, इट स्टेट दैट नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी दैट इज़ नॉट अ नंबर, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, NO मतलब नहीं। ठीक है, इट स्टेट दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि जो N L M और S, ये 4 जो क्वांटम नंबर हैं, इन चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, या किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी नॉट एक इलेक्ट्रॉन, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। क्या लिखा हुआ है देखो आगे, दिस मीन्स दैट द 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स N L एंड M। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N की, L की और M की वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन S की जो वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू कभी सेम नहीं होगी, क्योंकि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की वैल्यू क्या होती है, +½ आती है, और एक की वैल्यू आती है -½ S की, तो दोनों अलग हो गई। तो N की वैल्यू, L की वैल्यू और M की वैल्यू किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी भी ऑर्बिटल के, किसी भी एलिमेंट के सेम हो सकती है N L M की वैल्यू, लेकिन कभी भी S की वैल्यू यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। फिर आता है आपके N+L रूल। N क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या था, एजिमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों के ऐड करने पर जो आंसर आता है वो, है ना, क्या कहता है आपको, देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑर्बिटल विच हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ N+L विल बी फील्ड फर्स्ट टू द इलेक्ट्रॉन। देखो हमने एक तो एफ रूल पढ़ा था, उसमें हमने क्या बताया था कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लोअर है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उसके बाद हायर वाले में एंटर करेगा। ये भी उससे कुछ मिलता जुलता रूल है। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सपोज आपको 2 ऑर्बिटल दे दिए, जैसे आपको यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, ये एक तो दे रखा है 2s और एक दे रखा है 2p। अब आपको कोई भी पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन पहले 2s में एंटर करेगा या 2p में एंटर करेगा, आपको कोई भी पूछ ले, मान लो कि इलेक्ट्रॉन फर्स्टली एंटर्ड इन 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, तो आप उसका क्या आंसर दोगे। देखो 2s और 2p के लिए अपन N+L की वैल्यू निकालते हैं,
है ना। देखो क्या दिया हुआ है, 2s के लिए आपने l की वैल्यू निकाली n प्लस एल, तो 2s के लिए n तो हो गया 2। मैं इसको फिर से हटा के बताता हूँ। जैसे मैंने 2s के लिए निकाली तो 2s के लिए n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 2 हो गया, जो जिसमें होता है वही उसकी वैल्यू होती है, 3 का 3 होती है। अब s l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, 0 होती है, मैंने बताया था आपको। तो 2 प्लस 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आ गया आंसर। 2s के लिए आंसर कितना है, n प्लस एल का 2। जब मैंने 2p का किया तो 2p के अंदर देखो n की वैल्यू तो 2 हो गई, और l की वैल्यू कितनी आएगी p के लिए, 1 आती है l की वैल्यू p के लिए। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगी, तो 2 वैल्यू आ गई, 1 2 और 1 3। तो सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है, 2 वाली सबसे लोअर वैल्यू, ये 2 वैल्यू सबसे लोअर वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर एंटर करेगा। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करेगा, 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। 2p की वैल्यू तो हायर है ना, तो 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, 2s और 2p में से। अब अगर आपको ये पूछ ले कि 4s और 3d में से किस में एंटर करेगा, 4s और 3d में से किस में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, तो आप इसकी n प्लस एल वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू तो आपको पता है क्या आएगी, सेम आएगी। 4 के लिए 4s का निकालना है तो 4 के लिए 4 आ जाएगी। अब s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 4 प्लस 0 करोगे तो इसका आंसर तो 4 आ गया। 3d के लिए दिखा तो n की वैल्यू 3 हो गई, और जब l की वैल्यू देखोगे आप n प्लस एल रूल से, तो l की वैल्यू d के लिए क्या होती है, 2 होती है, तो 3 प्लस 2 5 आ गया। तो लोअर जिसकी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा, और वो कौन सा होगा, 4s होगा। अब देखो अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे यहाँ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 3p और 4s में से किस में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, 3p में एंटर करेगा या 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। अपन ने इसकी n प्लस एल वैल्यू निकाली, देखो अपन ने क्या निकाला, इसका 3 के लिए निकाला अपन ने, n की वैल्यू 3 हो गई, और p की वैल्यू होती है l के लिए 1, तो इसका आंसर आ गया 4, 3 प्लस 1। 4s के लिए निकाला तो n की वैल्यू तो हो गई 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हो गया 4, और जो s है s के लिए होती है 0 वैल्यू, तो 4 प्लस 0 4 आ गया। दोनों का आंसर सेम आ जाए, ओके, इफ़ दी n प्लस एल वैल्यू इज सेम फॉर एनी टू ऑर्बिटल्स, ओके, देन इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इन अ ऑर्बिटल ऑफ विच n वैल्यू इज लोअर। ठीक है, अगर दोनों के लिए वैल्यू सेम आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन उस सब शेल के अंदर एंटर करेगा जिसमें n की वैल्यू लोअर है। n प्लस एल में से n की वैल्यू लोअर किसके अंदर थी, 3 वाले के अंदर। इसके अंदर n की वैल्यू 4 थी नीचे वाले में, और ऊपर वाले में 3 की वैल्यू 3 थी, तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा 3p के अंदर। फिर से समझाता हूँ, n प्लस एल की वैल्यू अगर दोनों के लिए सेम आ जाती है, जैसे 4 और 4 आ रही है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन उस सब शेल के अंदर एंटर करेगा जिसमें n की वैल्यू कम है। तो n की वैल्यू 3p के अंदर कम है, तो 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने n प्लस एल रूल को देखा है। यहाँ पे यहाँ एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करिएगा कि अगर n की वैल्यू 1 है ना, हमें क्या पता लगाना है इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, देखो है ना। अगर n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो n की वैल्यू 1 होगी तो इसमें ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, n की वैल्यू l होगी, सॉरी n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 हुआ तो ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, ऑर्बिटल बनेगा 1s। कैसे पता लगा आपको, n की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, और l की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए कौन सा ऑर्बिटल होता है, s, तो ये ऑर्बिटल होगा 1s। ठीक है, दूसरा देखो आप इसके अंदर, यदि n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 l की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 4 है तो 4, और l की वैल्यू 3 होती है तो क्या बनता है, f बनता है, तो ये बन गया 4f। एक और देखो, l की वैल्यू 1, सॉरी अगर थर्ड है, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है ना, तो n की वैल्यू 2 को 2 के लिए तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और l की वैल्यू 1 होती है तो क्या बनता है, p, 2p हो जाएगा इसका आंसर। अगर n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 है तो एक तो हो जाएगा 3d, 3 हो जाएगा, और 2 कब आती है, जब d होता है सब शेल, तो इसका आंसर हो जाएगा 3d। एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको n l m की वैल्यू निकालनी है 1s के लिए, तो 1s के लिए आपको 1s के लिए n l m की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, l की वैल्यू हो जाएगी 0, और आपने ऊपर देखा था s में केवल एक ही ऑर्बिट बना था, ऐसा बना था s के अंदर, उसमें आपने 0 लिखा था, तो s के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेकंड इसमें दे रखा है अगर 2py है, एक ऑर्बिटल है जो कौन सा है, 2py ऑर्बिटल है, इसके लिए n l m की वैल्यू निकालनी है 2py के लिए, तो n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, l की वैल्यू कितनी निकलेगी, p ऑर्बिटल है तो p के लिए l की वैल्यू निकलती है 1। अब py वाला है तो py वाले में अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन ने 3 बनाए थे, है ना, +1 0 और -1, रॉन्ग बन गया मुझसे, ऐसे बनाया था हमने इसके अंदर -1 0 और +1। ठीक है, तो ये था आपके px, बीच वाला था pz और इधर वाला था py, तो py के लिए आ रही +1, तो m की वैल्यू py के लिए क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी।
ठीक है, ऐसे आप इन बाकी के भी निकालने की ट्राई करना। नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सअप करके कि सर इसमें आंसर कैसा आया ये, लेकिन साथ में आपको लिख के भेजना कि इसका आंसर ये, मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अब आता है आपके हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन एनी ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम इट फॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिगरेशन विच आर एज फॉलोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं अपन, जैसे अगर मेरे पास में ये एक ऑर्बिटल है डी वाला, है ना, इस डी वाले के इलेक्ट्रॉन मैंने 5 होते हैं डी ऑर्बिटल डी के अंदर, तो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3, मान लो ये इलेक्ट्रॉन भरे मैंने 3 वाला, या फिर मैंने एक ये 5 वाला भर दिया, या फिर मैंने इनको सारे भर दिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सब भर दिए। तो कोई भी ऑर्बिटल के अंदर, कोई भी ऑर्बिटल, उसमें 3 टाइप्स के वो इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक तो हो सकता है हाफ फील्ड वाला। कौन सा हो सकता है, हाफ फील्ड, पहला हो सकता है हाफ फील्ड, सॉरी फर्स्ट लिखा हुआ है फुल फील्ड ऑर्बिटल, सेकंड लिखा हुआ है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, थर्ड लिखा हुआ है इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। ऑर्डर भी ये लिए, अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पूरा भरा हुआ है ऑर्बिटल से तो उसको बोलते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल, एंड दैट वन इज अ मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन। सेकंड नंबर पे अगर आधा भरा हुआ है ऑर्बिटल तो उसको बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, वो फुल फील्ड से लोअर स्टेज पे आता है स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अंदर। और एक होता है इनकम्प्लीट, ये सबसे कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड वाला, उससे कम स्टेबल होता है हाफ फील्ड वाला, और सबसे कम स्टेबल होता है इनकम्प्लीट वाला। इन तीनों की बात करते हैं अपन फुल फील्ड की। जैसे देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है P6, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, P6 लिखा हुआ है। तो P6 के अंदर आपने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके अंदर P6 है, ये फुल फील्ड है, पूरा भरा हुआ है। ये डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और D10 ही लिखा हुआ है, तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं अपन फुल फील्ड ऑर्बिटल। अगर ऐसा किसी के अंदर होता है तो उसको कहते हैं कि ये कंप्लीटली क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के अंदर P6 होता है, जिसके अंदर सारे ये वाला होता है नोबल गैसेस के अंदर, तो पूरा भरा होता है, तो वो इनर्ट होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं वो। अब आता है हाफ फील्ड। जैसे हाफ फील्ड किस किस के अंदर होता है, P3 आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ मतलब क्या है, एक एक तीनों के अंदर है। D5 एक एक पाँचों के अंदर है, D5 के अंदर एक एक क्या है, पाँचों के अंदर आ रहा है, एक 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 एक, तो ये हो गया हाफ फील्ड। इनकम्प्लीट कब हो सकता है, देखो अब इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ कि एक आधा खाली है आधा भरा हुआ है, मतलब कि ना तो हाफ है ना फुल है। जैसे फर्स्ट वाले के अंदर लिखा हुआ है आपके P4 लिख दिया, P4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो आपके यहाँ पे ये P4 है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 आधा भरा हुआ है। फिर लिख दिया D7, D7 भी आधा भरा हुआ है। D4 भी इनकम्प्लीट होता है, D2 भी इनकम्प्लीट होता है, और P2 भी इनकम्प्लीट है, P1 भी इनकम्प्लीट है, P5 भी इनकम्प्लीट है ना। इस तरीके से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, और वो कौन सी है, ये वाली, कि फुल फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल हाफ फील्ड वाला है, और सबसे कम स्टेबल इनकम्प्लीट वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपके इसमें ऑर्डर दिया हुआ है वो आपकी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। फिर आपके लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं। जैसे ये जो आपके क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एन की वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4, एन की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में होता है, सबसे पहले 1 2 3 4 के अंदर होते हैं। अब इनके अंदर भी सब शेल होती है, इसके अंदर एस सब शेल है, इसके अंदर एस और पी वाली, इसके अंदर एस पी और डी वाली है थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर एस पी डी और एफ है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर किसके अंदर करता है, एस के अंदर, 1 के भी एस के अंदर। अगर 1 के एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए तो फिर वो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 के एस के अंदर, और एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 2 का एस वाला पूरा भर गया 2 इलेक्ट्रॉन से, तो फिर 2 के पी वाले में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 2 के पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पी के अंदर जाएंगे, है ना। 1 का एस पूरा भर गया, 2 का एस पूरा भर गया 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 का पी पूरा भर गया 6 इलेक्ट्रॉन से, तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन थर्ड के एस में जाएगा, फिर थर्ड के पी में जाएगा, फिर थर्ड के डी में जाएगा, फिर फोर्थ के एस में जाएगा, फोर्थ के डी में जाएगा, फोर्थ के एफ में जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनों के जो ऑर्बिटल्स में एंटर करने का जो ऑर्डर है वो चलेगा एफबो रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो एफबो रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल है 1s 2s 2p 3s 3d, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, और इन सब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एनर्जी के अकॉर्डिंग। और एनर्जी का जो लेवल है वो किसके अकॉर्डिंग रहता है, एफबो रूल के अंदर बताया था मैंने। तो ऑफबो रूल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे अब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन के अंदर अगर हम देखें
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें आप देखो 1s1 आएगा। 1 के भी s में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया। हीलियम के अंदर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के 1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1 के अंदर, तो इसका क्या हो गया 1 है ना, 1 तो क्या है n है। इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 1s2, तो ये जो 1 है ना, ये तो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। s जो है ये है आपके सब शेल, s p d f ये सब शेल है, और 2 ऊपर जो लगा हुआ ये है इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जैसे लिथियम का निकालना है, तो लिथियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s1, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड के s में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। अगर मान लो मेरे को नियोन का भरना है या मेरे को ऑक्सीजन का भरना है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 के s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 के भी s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 2 के p में 6 जा सकते हैं, लेकिन 4 तो यही हो गए, अब बचे 4, तो 2 के p में 4 ही जाएंगे, 2p4 हो गया, 1s2 2s2 2p4 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है अब आप 10th में अगर हो सकता है ऐसे पढ़ के आए हो कि 2 8 2 4, वो भी सही था 10th लेवल तक, लेकिन इसको आपको अब सही मानना है, वो अब 10th लेवल वाला यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में बात करता हूँ। सपोज आपसे सल्फ़र की बात की, या फिर सल्फ़र की नहीं करते हम, आगे कैल्शियम की बात करते हैं, चलो है ना, कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक में 20 है। देखो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ऊपर इलेक्ट्रॉन भी गिन लेने कितने कितने आ रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। 1 के s में गया 1s2 2s2 2p6, भरते जाओ सारे ऑर्बिटल को फुल भरते जाओ जब तक कि 20 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 आ गया। ठीक है, तो 4 के s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आप गिनो इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कितना हो गया 2 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है वो पता हो आपको, और एक एफबो रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी का पता होना चाहिए कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या क्या है। ठीक है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आपको कॉपी में एज इट इज़ इस पूरे को उतारना है सबको, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा होता है बेटा, है ना। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको उसमें देता हूँ होमवर्क में, वो आपको कंप्लीट करने हैं। एक बात तो सुन लेना, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको PDF फाइल भेजता हूँ, वो आपको नोट्स में उतारनी है। जिस दिन आपकी स्कूल खुलेगी वो मैं कंप्लीट सबकी चेक करूँगा। ओके, थैंक यू।